हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो चैप्टर है आपका, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं। CNS जो होता है ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, CNS, PNS और ANS। तो फर्स्टली हम लोग CNS के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि CNS में जो ड्रग्स होती हैं वो किस टाइप से इफ़ेक्ट करती हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो एनेस्थीसिया, जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है? तो जनरल एनेस्थीसिया एक प्रकार के एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस को और सारे के सारे जो सेंसेशंस होते हैं उसको लॉस कर देते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा टर्म एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो टर्म होता है ये नॉर्मल सर्जरी में यूज़ होता है। सर्जरी में अलग अलग टाइप से अगर ऑर्गेनल्स को सुन्न करने के लिए या उसके फॉर्म पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो एक टाइप का एजेंट है जो कॉन्शियसनेस को और सभी प्रकार के सेंसेशंस को लॉस कर देता है। जब आप में कॉन्शियसनेस ही नहीं रहेगा, सेंसेशंस ही नहीं रहेगा, तो आप में क्या हो जाएगा, वो एनेस्थीसिया का फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आ जाएगा वो हो जाएगा दीज एजेंट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी CNS को ये क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। डिप्रेस करने का मतलब होता है, जैसे डिप्रेस का मतलब होता नहीं कि जब आप एकदम से उदास हो जाते हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लगना, तो वो वैसे ही CNS भी कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी वर्किंग नहीं करता है। और इसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जिससे आप किसी भी चीज़ में तुरंत क्विकली रिएक्ट करते हैं। तो वो आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसको ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है, यानी खो देता है। कौन? एनेस्थीसिया का अगर आप यूज़ करेंगे। द एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द सेंसेशंस इज कॉल्ड एन एनेस्थीसिया। ठीक है, तो जो सेंसेशंस का लॉस होता है, एब्सोल्यूट लॉस होता है, उसको हम लोग एनेस्थीसिया का फॉर्म बोलते हैं। सेंसेशंस का मतलब होता है जैसे अगर आपके उस ऑर्गन्स में एक तरीके से आप सेंसेशंस को बोल सकते हो सुन्न पड़ जाना। जैसे सुन्न हो जाता है तो उसके बाद वो बॉडी ऑर्गन आपका वर्क करना बंद कर देता है। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है वो क्या करता है, जनरल एनेस्थीसिया इस कंट्रोल्ड होता है, रिवर्सिबल होता है। डिप्रेशंस और फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो होती है CNS की, प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ द सेंसेशंस। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या करता है, पहली चीज़ तो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, किसको, रिवर्सिबिलिटी को। ये करता है कि यानी ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया आपको दिया जाए और आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट ना हो और आप की बॉडी उल्टा रिएक्ट करने लग जाए, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा जो आपका CNS है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशंस की एक्टिविटीज़ को शो करे और सेंसेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है द जनरल एनेस्थीसिया कॉजेज एनगेलेसिया, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे आपकी सर्जरी की जाती है और आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो जब आपकी सर्जरी हो जाती है उतनी देर के लिए आपको ये नहीं याद होता है कि सर्जरी के टाइम पे हमारे साथ में क्या हुआ। यानी जब आपका ऑपरेशन हो रहा है या किसी भी चीज़ की सर्जरी हो रही है तो वहाँ पर आप ये भूल जाते हैं कि उस सर्जरी में आपके साथ में क्या हुआ है। तो वो हो जाता है लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को आप खो देते हैं विद रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स आपकी एकदम रिलैक्स फॉर्म में हो जाती हैं। एंड ब्लॉकेड ऑफ द ऑटोनॉमिक एंड आपका सेंसरी रिफ्लेक्सेस। तो जो सेंसरी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका दस दीज एजेंट्स यूज्ड इन द सर्जिकल प्रोसीजर। मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया जो दिया जाएगा, एनेस्थीसिया मोस्टली आपको सर्जिकल प्रोसीजर में दिया जाता है, नॉर्मल वे पे इसको नहीं यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया का यूज़ आपका माइनर सर्जरी से लेके मेजर सर्जरी तक किया जाता है। अगर आपको दांत को भी ऑपरेट कराना है तो उसके लिए भी आपका एनेस्थीसिया को वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ उतने ही पार्ट में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द एनेस्थीसिया की। तो इस एनेस्थीसिया की जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है आपका एनगेलेसिया, सेकंड है आपका डेलिरीमिया, थर्ड है आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया और फोर्थ है आपका मेड्युलरी पैरालिसिस। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज तक ठीक है, लेकिन जो फोर्थ स्टेज होती है, जब ये मेड्युलरी पैरालिसिस होता है, तो इसमें या तो रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी मतलब
अगर ये वाली आपकी स्टेज आ गई तो उसमें जो भी पेशेंट है उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज में देखिए आपसे कह रहा है कि एनेस्थीसिया जो होता है ये कॉन्शियसनेस स्टिल बट स्लीपी फीलिंग आने लगती है और कॉर्टिनल डिप्रेशन हो जाता है। मतलब अगर ये वाला एनेस्थीसिया आपने यूज़ किया है तो इस एनेस्थीसिया में आपको क्या होगा कि कुछ सोने जैसी फीलिंग आपको आने लगेगी कि इंसान सोने लगता है और वो कुछ डिप्रेशन समान फील करने लगता है। नेक्स्ट जो डेलीरियम है, डेलीरियम में आपका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशंस को लॉस कर देता है, कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है, एक्सॉइंटमेंट हो जाता है एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। हायर सेंटर डिप्रेशन, यानी इसमें जो डिप्रेशन का लेवल हो जाता है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इस वाले प्रोसेस में जो सेकेंड स्टेज होगी आपकी, सेकेंड वाली स्टेज में आपका जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो भी इरेगुलर हो जाता है। थर्ड जो स्टेज होती है जिसको हम लोग सर्जिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया में अनकॉन्शियसनेस आ जाता है, जो भी आपके रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, रिस्पायरेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है, बीपी मेंटेन होता है। आपको पता है कि अगर किसी को एनेस्थीसिया दिया जा रहा है और एनेस्थीसिया आपको ये भी पता है कि वो ऑपरेशन के टाइम में या ऑपरेट करते टाइम ही दिया जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम में उसकी जो पल्स रेट है, जो बीपी है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है वो है आपकी मेडुलरी पैरालिसिस। तो मेडुलरी पैरालिसिस जो होती है इसमें रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन जो होता है वो फेल हो जाता है और डिप्रेशन जो होता है वो वाइटल मेडुला या ब्रेन के सेंटर पे पहुंच जाता है और बीपी भी एकदम से डाउन हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि 4 स्टेजेस में एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक ऐसी होती है जिसमें पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, और अगर फोर्थ स्टेज आ गई एनेस्थीसिया की तो उसमें पेशेंट का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी इंसान का डेथ जल्दी हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एनेस्थीसिया में। तो सबसे पहली चीज़ आ जाएगी आपके पास, शुड प्रोड्यूस कंप्लीट सेंसेस लॉस पेन, यानी पेन को लॉस कर देता है, टेम्परेरी एमनेसिस होता है, सेंसेस को लॉस कर देता है। एनेस्थीसिया जिस मरीज को दिया जाएगा उसमें ये आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। शुड इंड्यूस स्मूथ एंड रैपिड इफेक्ट फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। आपको पता है कि एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इफेक्ट नहीं करता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही इफेक्ट करता है। कंप्लीट ब्लैकेट ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन शुड बी प्रोड्यूस। तो ये क्या करता है, कंप्लीट तौर पे एक ब्लैक हेड्स और रिफ्लेक्शंस को प्रोड्यूस करता है, यानी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देता है। शुड बी पोटेंट एट लो डोजेस एंड शुड प्रोड्यूस ईजिली कॉन्शियसनेस आफ्टर यूज विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसकी लो डोज को यूज़ करना चाहिए। लो डोज इसलिए यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी में किसी टाइप से कोई साइड इफ़ेक्ट्स को कॉज नहीं करेगी। नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंड हाई सेफ्टी के साथ में इसको यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल वे पे आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट हो जाएगा शुड नॉट शो एनी इंट्रैक्शंस ऑन और एडवर्स इफेक्ट्स एंड शुड बी नॉट इरिटेटिंग्स, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इजी एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म पे होना चाहिए विद एग्रेबल ऑर्डर एंड टेस्ट। इसमें जो आपका ऑर्डर होता है, अगर आप एनेस्थीसिया को बहुत ज़्यादा स्मेल कर जाएंगे और इसका टेस्ट कर लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करता है। इसलिए इस चीज़ में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एनेस्थीसिया को लेते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। शुड बी नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी प्रोड्यूस वॉमिटिंग एंड न्यूजियल, यानी इसको लेने के बाद में पेशेंट को ना तो उल्टी होनी चाहिए और ना ही छींकें आनी चाहिए, क्योंकि अगर ओटी में आप ऑपरेशन के लिए किसी मरीज़ को ले जा रहे हैं और उसमें उल्टी हो गई तो वो उल्टी होने लगी या छींकें आने लगी तो उसमें ऑपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। इनहेलेशन एनेस्थीसिया इजेंट नॉन बी इन्फ्लेमेबल, यानी ये जलने वाला नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोजिव गैसेस, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये आपका इनफ्लेमेबल होना चाहिए और एक्सप्लोजिव गैसेस होना चाहिए। इट शुड बी अनएक्सपेंसिव एंड नॉन रिएक्टिव विद अदर ड्रग्स एंड इक्विपोटेंट्स यूज़ किए जाने चाहिए। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मेन 10 प्रॉपर्टीज़ थी। ज़रूरी नहीं है कि सारे एनेस्थीसिया में आपकी ये 10 प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हो, इनमें से कोई एक या दो प्रॉपर्टीज़ आपकी एनेस्थीसिया में प्रेजेंट होगी। नो सिंगल एनेस्थीसिया एजेंट पासिस ऑल दैट आइडियल प्रॉपर्टीज़, यानी कि किसी में भी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी नहीं मिलेंगी। कुछ जो लिमिटेड एनेस्थीसिया हैं उसमें आपको लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया एनेस्थीसिया के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में और उसकी स्टेजेस के बारे में। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ में शेयर करें।
अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।